Iron and steel factories come up in India. The year was 1904. In the hot month of April, Charles Weld, an American geologist, and Dorabji Tata, the eldest son of Jamshedji Tata, were traveling in Chhattisgarh in search of iron ore deposits. तो जो साल है वो 1904 था और जो समय था वो अप्रैल थी और अप्रैल में काफी गर्मी होती है, हमें पता है। तो इस महीने में चार्ल्स वेल्ड जो कि अमेरिकन जियोलॉजिस्ट थे और दोराबजी टाटा जो हैं वो जमशेदजी टाटा के सबसे बड़े बेटे थे। तो चार्ल्स वेल्ड एंड दोराबजी टाटा जो हैं वो छत्तीसगढ़ में ट्रेवल कर रहे थे, इधर उधर घूम रहे थे। क्यों घूम रहे थे? दे वर इन सर्च ऑफ आयरन ओर डिपोजिट्स। वो छत्तीसगढ़ में आयरन ओर के डिपोजिट्स को खोज रहे थे। आपको पता है आयरन ओर जो है वो जमीन से निकाली जाती है, माइनिंग्स होती हैं, तो उसके लिए डिपोजिट्स होते हैं। हर जगह जो आयरन ओर है आपको नहीं देखने मिलेगी, कुछ पर्टिकुलर प्लेसेस होंगे वेयर यू विल फाइंड द आयरन ओर डिपोजिट्स। तो उन जगहों को जहां पे अच्छा आयरन ओर मिले उनको जो दोराबजी टाटा एंड चार्ल्स वेल्ड हैं वो ढूंढ रहे थे। They had spent many months on a costly venture looking for sources of good iron ore to set up a modern iron and steel plant in India. तो जो चार्ल्स वेल्ड हैं, जो दोराबजी टाटा हैं, जमशेदजी टाटा हैं, इन लोगों ने काफी महीने जो हैं वो स्पेंड किए एक अच्छा आयरन ओर ढूंढने के लिए, मतलब कि एक ऐसी जगह जहां पे अच्छा आयरन ओर मिल जाए। क्योंकि ये आयरन ओर के डिपॉजिट्स को क्यों ढूंढ रहे थे? क्योंकि वो इंडिया में एक मॉडर्न आयरन एंड स्टील प्लांट को स्टैब्लिश करना चाहते थे। Jamshedji Tata had decided to spend a large part of his fortune to build a big iron and steel industry in India. तो जमशेदजी टाटा जो है वो बहुत ही बड़े बिजनेसमैन थे, बहुत सारा उनके पास पैसा था, बट अब उन्होंने क्या डिसाइड किया कि वो जो भी उन्होंने कमाया है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा इंडिया में आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री को स्टैब्लिश करने में लगाएंगे। बट दिस कुड नॉट बी डन विदाउट आइडेंटिफाइंग द सोर्स ऑफ फाइन क्वालिटी ऑफ आयरन। बट आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री तो तब स्टैब्लिश होगी जब एक अच्छी क्वालिटी वाला आयरन ओर डिपॉजिट जो है वो फाइंड हो पाएगा। तो इसी की खोज में ये लोग लगे पड़े थे। वन डे आफ्टर ट्रेवलिंग फॉर मेनी आवर्स इन द फॉरेस्ट, वेल्ड एंड दोराबजी केम अपॉन अ स्मॉल विलेज एंड फाउंड अ ग्रुप ऑफ मैन एंड वुमेन कैरिंग बास्केट लोड्स ऑफ आयरन ओर। तो ऐसे ही वो घूम रहे थे, ढूंढ रहे थे। तो एक दिन क्या हुआ कि जब वो मतलब घंटों से ट्रेवल कर ही रहे थे, जंगलों में ढूंढ रहे थे आयरन ओर को, तब उन्हें जो वेल्ड है एंड दोराबजी हैं उन्हें एक छोटा सा गांव दिखा। और उस गांव में उन्होंने क्या देखा कि मेन एंड वुमेन, मतलब कि आदमियों के औरतों के जो ग्रुप हैं वो आयरन ओर को बास्केट लोड्स में, मतलब अपने साथ जो बास्केट्स वगैरह हैं उनमें आयरन ओर्स को लोड कर करके ले जा रहे थे। दीज पीपल वर द अगारियाज। और ये जो लोग थे ये अगारियाज थे। अगारियाज कौन है? हमने पढ़ा था कि ये आयरन स्मेल्टर्स की कम्युनिटी है। ठीक है, इधर पे हमने देखा था कि जो अगारियाज है ये कम्युनिटी है आयरन स्मेल्टर की, जो कि बाद में क्योंकि यहाँ पे फेमाइन आ गया था, अकाल पड़ गया था, तो इन्होंने अपनी जो गांव है वो छोड़ दिए थे। बट ये उस टाइम की बात की जा रही है जब अगारियाज जो है अपने विलेजेस में थे और ये लोग अपना आयरन स्मेल्टिंग का काम कर रहे थे। तो अगारियाज जो हैं वो मिलते हैं दोराबजी को और वेल्ड को। When asked where they had found the iron ore, the Agarias pointed to a hill in the distance. और जब दोराबजी और वेल्ड ने उनसे पूछा गांव वालों से कि आपको ये आयरन ओर कहाँ से मिले, तो उन लोगों ने एक पास ही में, मतलब कि एक पहाड़ था उसके ओर इशारा किया कि हमें ये वहां से मिला। वेल्ड एंड दोराबजी रीच द हिल आफ्टर एन एग्जॉस्टिंग ट्रैक थ्रू द डेंस फॉरेस्ट। और दोराबजी और जो वेल्ड हैं वो फिर उस पहाड़ पे पहुंचते हैं, मतलब कि बड़ी ही कठिनाइयों से वो ट्रैक करते हैं, पहाड़ पे चढ़ते हैं, घने घने जंगल होते हैं वहां पे, बट वो जैसे तैसे उस जगह पे पहुंच जाते हैं। On exploring the hill, the geologist declared that they had last found what they had been looking for. और क्योंकि जो वेल्ड है वो जियोलॉजिस्ट थे, उन्हें जमीन में जो भी चीजें मिलती हैं उन सबकी मतलब अच्छी परख थी, और इसीलिए जब वो वहां पे पहुंचे तो उन्होंने क्या कहा कि फाइनली जब उन्होंने पूरा मतलब देख परख लिया, सारी जांच पड़ताल कर ली, तो उन्होंने कहा कि फाइनली जो चीज हम ढूंढ रहे थे अब वो हमें मिल चुकी है। राजहारा हिल्स हैड वन ऑफ द फाइनेस्ट ओर्स इन द वर्ल्ड। और राजहारा हिल्स, जो अगारियाज ने जिस हिल की तरफ इशारा किया था वो राजहारा हिल्स थे। और ये जो हिल्स हैं ये ऐसे हिल्स हैं जहां पे पूरे वर्ल्ड में से मतलब वन ऑफ द फाइनेस्ट प्लेसेस है जहां पे ये अच्छी ओर मिलती हैं, आयरन ओर्स। बट देयर वाज अ प्रॉब्लम, द रीजन वाज ड्राई एंड वाटर नेसेसरी फॉर रनिंग द फैक्ट्री वाज नॉट टू बी फाउंड नियर बाय। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम थी, मतलब आयरन ओर के डिपॉजिट्स तो अच्छे अब उन्हें मिल गए थे, बट प्रॉब्लम ये थी कि ये जो रीजन है वो बहुत ही ड्राई था, सूखा इलाका था, यहाँ पानी की अवेलेबिलिटी अच्छी नहीं थी। बट किसी भी फैक्ट्री को चलाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो हमें फैक्टर चाहिए होता है वो वाटर चाहिए होता है, कि वाटर के बिना कोई भी फैक्ट्री अच्छे से नहीं चल पाएगी। तो
अभी ने तो एक फैक्ट्री सेटअप करनी थी, बट आसपास कहीं पे भी अच्छा मात्रा में जो पानी है वो देखने नहीं मिल रहा था। द टाटास हैड टू कंटिन्यू देयर सर्च फॉर अ मोर सुटेबल प्लेस टू सेट अप देयर फैक्ट्री। तो अब उन्हें डिपॉजिट्स तो मिल गए थे, बट अब उन्हें एक ऐसी जगह ढूंढनी थी जहां पे कि वो अपनी फैक्ट्री सेटअप कर सके, जहां पे उनकी पानी की दिक्कत जो है वो ना हो। However, Agarias helped in the discovery of a source of iron ore that would later supply the Bhilai steel plant. अब बाद में जो गारियाज हैं उन्होंने वेल्ड एंड जो दोराबजी हैं उनकी मदद की एक ऐसा आयरन ओर के सोर्स ढूंढने में, जो कि बाद में जो भिलाई स्टील प्लांट स्टैब्लिश होता है उस स्टील प्लांट तक वो आयरन ओर को पहुंचाते हैं। मतलब कि जो अगारियाज हैं वो एक ऐसी आयरन ओर बता देते हैं ऐसी जगह पे जहां पे की फैक्ट्री जो है वो आसानी से सेटअप की जा सके, और जहां से उस जो सोर्स आयरन ओर का वहां से स्टील प्लांट में आयरन को अच्छे से भेजा जा सके। A few years later, a large area of forest was cleared on the banks of the river Subarnarekha to set up the factory and an industrial township, जमशेदपुर। तो जब उन्होंने ये पूरे आयरन ओर की खोज कर ली, अपनी जो लोकेशन है वो फाइनलाइज कर ली, तो उसके बाद क्या हुआ, कुछ साल बाद जो जंगल है वहां के जंगलों को काटा गया, साफ किया गया, और वहां पे ये जो जंगल थे कहाँ पे थे, सुबर्णरेखा जो रिवर है, नदी है, उसके पास थे। तो यहाँ के इलाके को क्लियर किया गया। अब सुबर्णरेखा रिवर के पास क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इससे क्या होगा, ये नदी है, नदी से पानी की जो अवेलेबिलिटी है वो पूरी हो जाएगी, जो उन्हें जरूरत थी पानी की वो पूरी होती रहेगी। तो जंगल को जो है वो क्लियर किया गया ताकि वहां पे फैक्ट्री सेटअप करी जा सके, और एक इंडस्ट्रियल टाउनशिप जिसका नाम जमशेदपुर होगा उसे सेटअप किया जा सके। तो इंडस्ट्रियल टाउनशिप मतलब कि एक ऐसा टाउन जहाँ पे इंडस्ट्रीज वगैरह आपको देखने मिलेंगी, और उस टाउन का नाम था जमशेदपुर। हियर देयर वाज वाटर नियर आयरन ओर डिपॉजिट्स। तो यहाँ पे क्यों, यहीं पे क्यों सेटअप कर रहे हैं, क्योंकि रिवर है यहाँ पे, तो पानी जो है वो डिपॉजिट्स के पास ही है, तो सब कुछ उन्हें मिल रहा था। जो आयरन ओर का डिपॉजिट है वो भी मिल रहा था, पानी जो है वो भी मिल रहा था, इन्हें लेबर भी मिल जाएंगे पास ही के लेबर जो गांव है वहां से, तो सब कुछ इनके लिए आइडियल लोकेशन जो है वो बन रही थी। द टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को दैट केम अप बिगेन प्रोड्यूसिंग स्टील इन 1912। तो 1912 में अब इन्होंने जो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी है उसने स्टील की प्रोडक्शन जो है वो स्टार्ट कर दी। इन लोगों ने अपनी जो खोज है वो कब स्टार्ट की थी, 1904 में, मतलब कि 1904 में उन्होंने स्टार्ट किया था, और लगभग 8 साल बाद इन लोगों ने स्टील की प्रोडक्शन स्टार्ट की। Tisco was set up at an opportune time. All through the late 19th century, India was importing steel that was manufactured in Britain. तो टिस्को जो है वो एक ऐसे टाइम पे स्टैब्लिश किया गया था जिस टाइम पे टिस्को के पास काफी सारी अपॉर्चुनिटीज आने वाली थी। कि पूरे 19th सेंचुरी में क्या हुआ था कि इंडिया ने जो ब्रिटेन है वहां से मैन्युफैक्चर्ड स्टील जो है उसे इंपोर्ट की थी, और इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं कि जो ब्रिटेन से इंपोर्टेड स्टील थी उसकी वजह से हमारे यहाँ के जो स्मेल्टर्स वगैरह हैं उनका धंधा बंद हो रहा था। तो 19th सेंचुरी में पूरी जो स्टील है वो इंडिया में दूसरे देश से आ रही थी, ब्रिटेन से आ रही थी, बट अब इंडिया में खुद का जो एक स्टील प्लांट है वो स्टैब्लिश हो चुका था। एक्सपेंशन ऑफ द रेलवेज इन इंडिया हैड प्रोवाइडेड अ ह्यूज मार्केट फॉर रेल्स दैट ब्रिटेन प्रोड्यूस्ड। अब जब ब्रिटिशर्स आए थे तो वो धीरे धीरे करके इंडिया में रेलवेज का एक्सपेंशन कर रहे थे। अब जैसे जैसे इंडिया में रेलवेज का एक्सपेंशन हो रहा था उस वजह से ब्रिटेन में जो रेल्स प्रोड्यूस होती हैं उनके लिए एक अच्छा मार्केट मिल रहा था। तो वो लोग क्या करते थे, ब्रिटेन में जो स्टील वगैरह बनती है उनसे उनको यूज करके मतलब रेल्स वगैरह बनाते थे, और फिर उसको क्या किया जाता था, इंडिया में लाया जाता था ताकि इंडिया में रेलवेज को और एक्सपेंड किया जा सके। तो इंडिया जो है वो ब्रिटेन के जो प्रोड्यूस्ड रेल्स हैं उनके लिए एक बहुत अच्छा मार्केट बन रहा था। For a long while, British experts in the Indian railways were unwilling to believe that good quality steel could be produced in India. और काफी टाइम तक जो ब्रिटिश एक्सपर्ट्स हैं इंडियन रेलवेज में वो ये विश्वास ही नहीं कर पा रहे थे कि भाई इंडिया में भी अच्छी क्वालिटी का स्टील प्रोड्यूस किया जा सकता है, क्योंकि अब वो क्या कर रहे थे, वो इंडिया में रेलवेज को सेटअप करने के लिए ब्रिटेन से ही स्टील वगैरह को ला रहे थे, पर वो ये विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि इंडिया में भी अच्छी क्वालिटी का जो अब स्टील है वो प्रोड्यूस किया जा सकता है, यहाँ पे मिल सकता है। By the time Tisco was set up, the situation was changing. In 1914, the First World War broke out. तो जब तक टिस्को सेटअप हुआ तब तक सिचुएशन जो है वो धीरे धीरे बदल रही थी। 1914 तक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भी जो है वो स्टार्ट हो चुका था, और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने हमें काफी ज्यादा मदद की हमारे यहाँ पे इंडस्ट्रीज वगैरह के सेटअप। स्टील्स प्रोड्यूस्ड इन ब्रिटेन नाउ हैड टू मीट द डिमांड्स ऑफ वॉर इन यूरोप। क्योंकि अब क्या हुआ, क्योंकि जो वॉर है वो स्टार्ट हो चुकी थी, तो जो स्टील्स ब्रिटेन में प्रोड्यूस हो रही थी वो वॉर के लिए यूज होने लग रही थी, कि मतलब कि वॉर में जो डिमांड्स हो रही थी उसको मीट करने के लिए ब्रिटेन जो भी स्टील प्रोड्यूस कर रहा था वो वॉर वाले उसमें जा रही थी।
So imports of British steel into India declined dramatically and the Indian Railways turned to TISCO for the supplies of rails. तो क्या हुआ, क्योंकि जो ब्रिटेन में जो भी स्टील वगैरह प्रोड्यूस हो रही है वो वॉर के डिमांड्स को मीट करने के लिए जा रही है, और इस वजह से क्या हुआ कि इंडिया में इंपोर्ट जो है वो कम हो गया ब्रिटेन से। मतलब इंडिया में जो हम स्टील वगैरह लाते थे अब वो कम हो गया, वो ही बहुत ही ज्यादा तेजी से, ड्रामेटिकली, मतलब बहुत ही ज्यादा तेजी से कम हो गया। और इसीलिए इंडियन रेलवेज, मतलब इंडिया में जो रेल का एक्सपेंशन हो रहा था उसके लिए स्टील वगैरह की तो जरूरत थी कि जो बोगी वगैरह बनती हैं वो सब स्टील का काफी ज्यादा इस्तेमाल होता है उसमें। तो इंडियन रेलवेज को अब क्या करना पड़ा, अब टिस्को के पास आना पड़ा अपने रेल्स के सप्लाई के लिए, जो उन्हें रॉ मटेरियल वगैरह चाहिए, स्टील की जो रिक्वायरमेंट है अब वो टिस्को के पास आ गई कि अब हमें इम्पोर्टेड जो स्टील है वो तो मिल नहीं रही ब्रिटेन से, तो अब वो टिस्को के पास आ गए कि अब आप हमें स्टील वगैरह प्रोवाइड करो ताकि हम रेलवेज का काम जो है वो कंटिन्यू कर सकें। As the war dragged on for several years, TISCO had to produce shells and carriage wheels for the war. अब क्या हुआ, जो वॉर है वो काफी लंबे समय तक चली, मतलब कि काफी सालों तक चली, 3-4 सालों तक जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है वो चली थी। तो उसके कारण क्या हुआ कि अब पहले ब्रिटेन जो है वो सिर्फ और सिर्फ ब्रिटेन इसकी डिमांड्स पूरी कर रहा था, जो वॉर की डिमांड्स है, मतलब कि जब वॉर वगैरह होती है तो काफी सारी चीजों की जरूरत होती है जिसमें कि स्टील का इस्तेमाल होता है, जैसे कि आपके जो हथियार वगैरह बनाने हैं वो भी आयरन के, स्टील के, इन सब के बने होते हैं, और भी काफी सारी चीज, जो बंदूक हो गई, मतलब जो आर्मी की गाड़ियां वगैरह हैं तो वो सब में भी स्टील का, आयरन का, इन सब का इस्तेमाल होता है। तो इन सब के लिए पहले ब्रिटेन जो है वो स्टील प्रोवाइड करा रहा था, बट क्योंकि अब जो वॉर है वो लंबे समय के लिए चल रही थी, वो और खिंचती जा रही थी, तो अब क्या हुआ कि अब जो टिस्को है वो भी शेल्स एंड कैरियज व्हील्स जो है वो प्रोड्यूस करने लग गया वॉर के लिए। शेल्स जैसे कि जो आपने गोली वगैरह देखा होगा ना, ऐसे बॉम्ब में इस तरीके से शेल्स रहते हैं, इसके अंदर बारूद वगैरह भरा जाता है, तो इस तरीके के शेल्स। कैरियज व्हील्स मतलब जो चक्के रहते हैं, पहिए रहते हैं, वो बनाने स्टार्ट कर दिए टिस्को ने वॉर के लिए, क्योंकि वॉर में इन सब चीजों की डिमांड होती है। गोले बारूद बनाने के लिए शेल्स की जरूरत थी, है ना। ट्रांसपोर्टेशन, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन एक इंपॉर्टेंट रोल निभाता है वॉर में भी, तो उसके लिए गाड़ियों के जो चक्के वगैरह हैं वो टिस्को ने भी बनाने स्टार्ट कर दिए। By 1990, the colonial government was buying 90% of steel manufactured by TISCO. अब हुआ क्या कि 1919 तक ऐसी सिचुएशन आ गई थी कि कॉलोनियल गवर्नमेंट जो है, मतलब जो ब्रिटिशर्स हैं, वो क्या कर रहे थे, वो उनकी जितनी भी वो स्टील की जरूरत थी, जितनी भी वो स्टील खरीद रहे थे, वो 90% स्टील जो है वो टिस्को वाली स्टील खरीद रहे थे जो टिस्को ने बनाई है। ओवर टाइम टिस्को बिकेम द बिगेस्ट स्टील इंडस्ट्री विद इन द ब्रिटिश एम्पायर, और धीरे धीरे करके क्या हुआ, टिस्को जो है वो सबसे बड़ी स्टील इंडस्ट्री बन गई पूरे ब्रिटिश एम्पायर में, मतलब कि ब्रिटिशर्स जहां पे भी रूल करते हैं, जिन भी टेरिटरीज में वो हैं, उनमें सबसे बड़ी इंडस्ट्री टिस्को बन गई। In the case of iron and steel, as in the case of cotton textiles, industrial expansion occurred only when British imports into India declined and the market for Indian industrial goods increased. अब जैसा कि हमने कॉटन टेक्सटाइल के केसेस में पढ़ा था कि उसमें भी सेम ही केस हुआ था कि जब वर्ल्ड वॉर हुआ उसकी वजह से जो ब्रिटेन की जो इंडस्ट्रीज हैं वो वॉर के लिए जो कपड़े वगैरह हैं उनको बनाने लग गई थी। उनकी जो कॉटन टेक्सटाइल्स हैं, ब्रिटिशर्स की जो कॉटन टेक्सटाइल हैं, अब वो वॉर को ही सप्लाई कर रही थी, ठीक है। तो इसलिए क्या हुआ कि इंडिया में जो भी कपड़ा वगैरह आ रहा था वो आना कम हो गया था, जैसे कि स्टील के केस में हुआ। तो अब उसमें क्या हुआ कि उसकी वजह से जो यहाँ पे इंडिया में जो इंडस्ट्रीज है उनको थोड़ा बूस्ट मिला, इंडिया में जो इंडस्ट्रीज है उनकी डिमांड बढ़ी। तो ऐसे ही अब स्टील के लिए भी हुआ, क्योंकि वर्ल्ड वॉर की वजह से जो ब्रिटेन है उसने इंपोर्ट करना इंडिया में बंद कर दिया, और इस वजह से टिस्को जो है उसके पास ज्यादा ऑर्डर्स आने लगे, टिस्को जो है वो डेवलप करने लगा, और धीरे धीरे करके जब ब्रिटेन से इंपोर्ट कम हुआ स्टील का, तभी जाके जो मार्केट है वो इंडियन इंडस्ट्रीज के लिए थोड़ा बढ़ा। दिस हैपेंड ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड आफ्टर, और ये सब कुछ जो है वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और उसके बाद हुआ। तो बहुत लोगों के लिए जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है वो एक दुख का कारण था, बट इसका थोड़ा बहुत फायदा हमें हो गया। As the nationalist movement developed and the industrial class became stronger, the demand for government protection became louder. अब जैसे जैसे नेशनलिस्ट मूवमेंट जो है वो तेज हो रही थी और ज्यादा से ज्यादा जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो स्ट्रॉन्गर होते जा रहे थे, क्योंकि यहाँ पे इंडस्ट्री सेटअप हो रही थी, चाहे कॉटन वाली हो, चाहे आयरन एंड स्टील वाली इंडस्ट्रीज हो, अब वो सेटअप हो रही थी, और इन इंडस्ट्रीज को चलाने वाले लोग जो हैं वो और ज्यादा ताकतवर हो रहे थे, क्योंकि जो ब्रिटिशर्स हैं, जो कॉलोनियल गवर्नमेंट है, उनको ये लोग सामान सप्लाई कर रहे थे। जो ब्रिटिशर्स है वो भी 90% स्टील अब किससे ले रहे थे, टिस्को से ले रहे थे। धीरे धीरे करके इंडिया में भी इंडियन इंडस्ट्री, जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है, उनकी डिमांड बढ़ रही थी। तो अब ये जो बिजनेसमैन हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो स्ट्रॉन्गर होते जा रहे थे, और जैसे ये स्ट्रॉन्ग हुए, इन्होंने
गवर्नमेंट से डिमांड करने लगे ये लोग कि वो उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे। Struggling to retain its control over India, British government had to concede many of these demands in the last decades of colonial rule. अब क्या हुआ कि जो ब्रिटिशर्स हैं इस टाइम पे, क्योंकि नेशनलिस्ट मूवमेंट जो है, जो हमारे फ्रीडम के लिए जो मूवमेंट थी, वो स्ट्रांग होने लगी थी, और जो ब्रिटिशर्स है अब उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा था कि वो इंडिया पे अपना कंट्रोल कर पाए। तो इसलिए क्या हुआ कि ताकि वो अपना राज बनाए रखे इंडिया पे, उन्होंने क्या किया, कुछ जो डिमांड्स थी इंडस्ट्रियलिस्ट वगैरह की वो मान ली, और प्रोटेक्शन जो है वो हमारी इंडस्ट्रीज को प्रोवाइड करा दिया। और ये सब जो ब्रिटिशर्स हैं उनके कॉलोनियल रूल के लास्ट डेकेड्स में हुआ, कि मतलब जब वो मतलब भारत को छोड़ के जाने ही वाले थे, जब उनका जो राज्य है वो समाप्त होने ही वाला था, उसके एंड में उन्हें ये सब करना पड़ा, क्योंकि उन्हें डर था कि उनका जो राज है वो खत्म हो जाएगा, और जो कि हो भी गया। तो इस तरीके से पूरे चैप्टर में हमने देखा, हमने जो मेन एम था हमारा इस चैप्टर का वो ये जानना था कि ब्रिटिशर्स के रूल में हमारी जो इंडस्ट्रीज हैं वो किस तरीके से अफेक्ट हुई। तो ब्रिटिशर्स के आने से पहले कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो काफ़ी अच्छा कर रही थी इंडिया में और पूरे वर्ल्ड में, बल्कि कि इंडिया की जो टेक्सटाइल है वो वर्ल्ड ओवर फेमस थी। और बात करें अगर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की, तो हमारे जो स्मेल्टर्स है वो काफ़ी अच्छा काम कर रहे थे, भले ही मतलब उतने वर्ल्ड लेवल पे उतना अच्छा नहीं था, मतलब फेमस वगैरह नहीं था, बट हाँ पूरे इंडिया में जो काफ़ी सारी ऐसी डिस्ट्रिक्ट्स थी, जो अगर हम मिडिल सेंट्रल इंडिया की बात करें, बिहार वगैरह की, तो लगभग हर डिस्ट्रिक्ट ऐसी थी जहाँ पे आपको आयरन स्मेल्टर्स देखने मिलेंगे। तो काम अच्छा चल रहा था। बट जैसे ही ब्रिटिशर्स आए तो दोनों ही इंडस्ट्रीज में हमें देखने मिला कि वहां से अब क्या हुआ, इंपोर्ट होने लग गया इंडिया में, और इस वजह से इंडिया के जो लोग हैं उनका काम बंद होने लग गया। बट फिर जब वर्ल्ड वॉर आया तो उसकी वजह से इंपोर्ट कम हो गया, और फिर हमारी जो इंडस्ट्रीज हैं उनकी अब डिमांड थोड़ी थोड़ी करके बढ़ने लगी, और धीरे धीरे करके नेशनल मूवमेंट वगैरह की मदद से क्या हुआ, ब्रिटिशर्स आखिरकार चले गए और इंडिया में इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट को थोड़ी सी अब प्रोटेक्शन वगैरह मिलने लगी। So with this, we have come to the end of our chapter number 6 of class 8 history. I hope you like this video. And if you do, then please give it a thumbs up. And if you are new to the channel, then please subscribe it. And don't forget to press the bell icon so that you never miss an update. So we'll meet in the next video with a new chapter.